हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे। ईटी पॉल म्यूज़िक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर के बीच में एक देवी जैसी तस्वीर है। ये देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती हैं। उसका एक पाँव पंखों वाली पहिए पर टिका हुआ है। ये पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। मशीन और तकनीक का ये महिमा मंडन एक और तस्वीर में ज़्यादा साफ दिखाई देता है। ये तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। यहाँ आप जो देख सकते हैं, ये तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्ने पर छपी हुई है। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से में ओरिएंट इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। ओरिएंट मीन्स भूमध्य सागर के पहले में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नज़रिए में प्रांच यानी ओरिएंट इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे, और एक जो नीचे की तरफ है वो आधुनिक मैकेनिक है, जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वो पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। ये फिगर जो आप देख रहे हैं टू मैजिशियंस का, ये इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित हुआ था 26 जनवरी 1901 में। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा मतलब फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा मतलब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। आदि मतलब किसी चीज़ की पहली या फिर प्रारंभिक अवस्था का संकेत को हम आदि कहते हैं। द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। कपास यानी कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। उसके बाद 1787 में ये आयात बढ़कर 22 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया। ये इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कॉर्डिंग, ऐंठना और कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। सभी मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागे और रेशों का उत्पादन होने लगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो लंकाशायर की एक कॉटन मिल का है। C.E. टर्नर के द्वारा ये ड्राइंग बनाया गया है। दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में निकला था 1925 में। कलाकार ने कहा था, अगर उस नम मौसम की नज़र से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधले के में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज
औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? पहला सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। उसके बाद लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 77 मिलियन पाउंड्स हो गया था। ये राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। विक्टोरिया कॉलोनी ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहर जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाता है। इसीलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले कई मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और सफाई और सजावट का काम भी ठंडी के टाइम ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। लाइफ ऑफ द वर्कर्स। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों की हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखानों में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वो पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसा होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर पढ़ेंगे। हमारा इस चैप्टर में मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिम उत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाया जाता था। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। What happened to weavers? 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसीलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी।
1760 से 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में लगे रहते थे। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती थी, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850 से 51 में ये मात्र 3% रह गया था। ऐसा क्यों हुआ? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वो आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे कि मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। फिर उसके बाद से दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वो ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भी बेचें। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के अंत में भारत में उत्पादों का ना के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। फैक्ट्रीज कम अप। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तकलियाँ यानी कि स्पाइंडल्स एंड 2150 लूम्स करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले कौन थे, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो जमशेदजी जीजी भोई की है। ये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। देश के कई भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए ये देखें कि कौन थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था, जैसा कि आपने पिछले साल की बुक में भी पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक प्लेलिस्ट का, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसके बदले वो चीन से चाय खरीदते थे और इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। फैक्ट्रियाँ होंगी तो मज़दूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मज़दूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मज़दूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ये मज़दूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मज़दूर आसपास के ज़िलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वो औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मज़दूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गांव से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वो फसलों की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। द पेक्यूलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार में सस्ती कीमत पर ज़मीन लेकर चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील और जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे थे, उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेडोमिनेट। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा था। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। ये संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटे छोटे वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। इनफैक्ट 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। ये बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपनी व्यवसाय किसी तरह चलाते रहें। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच ये 3 गुना हो चुका था। मार्केट फॉर गुड्स। हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का कोशिश किया। जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी तो करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया गया? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका था कि ऐड दिखाना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऐड कई उत्पादों की ज़रूरी और वांछनीय बना लेते हैं, वो लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट होते ही हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह एडवर्टाइजमेंट छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही एडवर्टाइजमेंट ने कई उत्पादों के बाज़ारों को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया था तो वो कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा ये होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। कंक्लूजन। जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं, फैक्ट्रियों का उदय हुआ है और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा है, इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।